अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के 15 एमसीक्यू, जो कि आपके पास पेपर NET 1 दिसंबर NT 1 में जो आपके पास है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं और उसी से मिलते जुलते और भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के भी हम इंशाल्लाह 50 MCQ डिस्कस करेंगे और वो सारे स्टैंडर्डाइज होंगे। जो ज़्यादा हमारा फोकस है इस टाइम, मैक्सिमम हम वही क्वेश्चन यहाँ डाल रहे हैं जो आपके NET 1 NET 2 या पिछले साल जो आपके पास 4 NET के जो क्वेश्चन थे उसमें आए थे, वही हमने यहाँ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। तो आसान क्वेश्चन भी बेटा इसमें मैं डाल रहा हूँ, बाज़ का हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं और आसान आ जाए तो वो फिर हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सेट। इसमें से कौन सा सेट है? पहले में कहा जा रहा है ACCA, BBA, ECAT, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, पहली बात जब हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सेट होता है वो क्या होता है। सेट की डेफिनेशन है collection of well defined एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, वेल डिफाइंड और साथ इसका जो दूसरा पोर्शन है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब रही बात यहाँ पे हमारे पास सी भी दो दफ़ा, ए भी दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, बी भी दो दफ़ा, ए एक दफ़ा है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट है, ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स में एक बात जहन में रखिएगा कि हमारे पास अगर ये ऐसे होता, यानी कि पहले ऑप्शन की बात करते हैं, अगर वो हमें कह देता कि ये ए है, उसके बाद फिर सी है, फिर सी है, फिर ए है, तो ये हमारे पास नॉट आ सेट, ये सेट नहीं होगा। इसमें सी भी दो दफ़ा आ गया, ए भी दो दफ़ा आ गया। लेकिन बेसिकली ACCA हमारे पास अकाउंट्स की एक डिग्री है, BBA हमारे पास बिजनेस की एक डिग्री है, ECAT हमारे पास जो इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है वो है हमारे पास। तो ये सारे के सारे एब्रीवेशन हैं। अगर कोई भी हमारे पास एब्रीवेशन आ जाए तो वहाँ पे उसे हम क्या कहते होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास सेट्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज बनेगा। तो इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इसमें बच्चे हमने ये बात सीखी है। अब इसके अलावा बेटा देखिए, जो वेल डिफाइंड है बास का इसमें से भी MCQ आ जाता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉय या सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ECAT क्लास। ECAT की टेस्ट में आया था, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये आपके पास नॉट इक्वल टू सेट, ये हमारे पास सेट नहीं है। और इसकी जो हमारे पास सॉलिड रीज़न है वो यही है कि इंटेलिजेंट जो है इसे हम जो है ना डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास कोई ऐसा जो है ना पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जिसमें हम किसी भी इंसान की इंटेलिजेंट लेवल को चेक कर लें कि भाई ये कितना ज़हीन है, कितना वो है। हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, भाई ये 80% है, 70% है, 20% है। तो इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो यही है कि सेट की डेफिनेशन में याद रखिएगा हमारे पास ये ACC है, ये जैसे एक हमारे पास वर्ड है, जैसे कि गुड एक वर्ड है, तो ये हमारे पास क्या है, सेट है। अगर सेम यही वर्ड जी के बाद फिर ओ, फिर ओ, फिर उसके बाद डी कह दे, तो ये हमारे पास नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हमने किया। हमने सेकंड चैप्टर को फंडामेंटल से स्टार्ट किया कि इसमें हमने सेट की डेफिनेशन को समझा, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू MCQ। यहाँ पे ये सारे के सारे सेट हैं क्योंकि ये सारे किसी न किसी प्रोफेशनल डिग्री है, और प्रोफेशनल डिग्री का कोई भी नाम जो है वो हमेशा उसके पीछे पूरा एक फुल नेम होता है, फुल हिस्ट्री होती है। अब जैसे इसे मेरे ख्याल में ACCA का जो एब्रीवेशन है ये है असिस्टेंट्स ऑफ अकाउंट, मतलब एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का हमारे पास कोई है। तो ये हमारे पास जो भी डिग्रीज़ हैं या कोई भी इस तरह का कोई भी एब्रीवेशन आ जाता है, वो सारे के सारे हमारे पास
सेट्स कहलाते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन है, सेट ऑफ वावल्स इन पाकिस्तान। सबसे पहले बेटा सेट ऑफ वावल्स इन पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के वर्ड में कौन कौन से वावल्स हैं। तो सबसे पहले ए आ रहा है, उसके बाद आई है, उसके बाद फिर हमारे पास ए है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास दो इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो सेट फॉर्म की ये खसूसियत है कि एलिमेंट को हम सिर्फ क्या करते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा ए आई। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बीटा बनेगा। दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट होगा। अब रही बात डेल्टा, तो स्टूडेंट्स डेल्टा क्यों नहीं है, इसकी सिंपल सी लॉजिक है कि ए आई यहाँ पे एक एब्रीवेशन को रिप्रेजेंट किया गया है या एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे ए आई दो हमारे पास ऐसे हैं जो, वैसे तो 3 वावल्स हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसने तादाद नहीं पूछी बल्कि सेट पूछा है, सेट ऑफ वावल्स। तो 3 जो वावल्स हैं उसमें से जो रिपीट होंगे वो नहीं लिखेंगे, उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट इस एमसीक्यू भी अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन टेबलर फॉर्म पूछ रहा है वो। अब हमें जो सेट दिए गए प्राइम नंबर, स्टूडेंट्स प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स में ओनली 2 जो होता है वो हमेशा आपके पास इवन होता है। इसकी कुछ खसूसियात, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ प्राइम्स इन फर्स्ट 50, अगर हम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर की बात करें, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो उनकी तादाद 15 है हमारे पास। अगर हम बात करें कि 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स की तादाद कितनी है, तो वो 10 है। अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 100 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स की तादाद कितनी है, तो हम कहते होते हैं भाई वो 15 और 10 25। तो कम से कम ये प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। और प्राइम नंबर बेसिकली एक पैटर्न है, ना कि एक सीक्वेंस है। ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि प्राइम नंबर एक पैटर्न है, ना कि सीक्वेंस है। सीक्वेंस होता तो हम इसके जो है ना तादाद बता सकते। अब इसे आप जस्ट आपने बाय डेफिनेशन याद रखना है, दोज नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, वन फैक्टर इज़ 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ है। ये अब 2 है ना, 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और दूसरा 2 है, यानी कि एक 1 है हमेशा और दूसरा जो होता है इटसेल्फ होता है अदर देन 1, यानी कि। तो इसमें देखते हैं 90 और 96 के दरमियान में कौन कौन से हैं। 91 नहीं बेटा, 91 पे हमारे पास 13 का टेबल जाता है, 13 या अपना 91 पे 13 का टेबल, 17 का टेबल जाता है, मेरे ख्याल में 17 का टेबल जाता है। उसके बाद 93 पे 3 का टेबल जाता है। तो इसमें कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो 90 और 96 के दरमियान में जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पे होगा। 91 भी प्राइम नहीं है, 92 भी प्राइम नहीं है, 93 भी हमारे पास प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। देखिए बेटा 91 जो है वो इसलिए नहीं है हमारे पास कि 91 पे 7 का टेबल जा रहा है, 7 1 ज़ार 7, 2 और 7 3 ज़ार 21। तो देख लें यहाँ 13 मतलब 19 पे 13, 7 ज़ार 91 मतलब 13 का टेबल जा रहा है, इस पे 3 का टेबल जा रहा है, इस पे भी आपके पास। तो इसका आंसर बनेगा आपके पास डेल्टा। तो प्राइम नंबर हमारे पास इसमें जो दरमियान में टोटल हमारे पास जो गिवन सेट है, इसमें कोई भी जो इंटरवल है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर हो। हाँ 97 प्राइम है हमारे पास, जो कि यहाँ पे इस इंटरवल में 97 नहीं आ रहा। ओके, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पे, द सेट बिल्डर नोटेशन फॉर द सेट 4 5 अप टू सो ऑन 10। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर हैं, 4 5 6 जो हैं ये कौन से हैं बेटा, नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सारे नेचुरल नंबर हैं। ओके,
अब पहले कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 10 ग्रेटर देन 4। अब बेटा ये लेस देन 10 और ग्रेटर देन 4 से मुराद ये है कि 10 शामिल नहीं है, और ग्रेटर देन 4 से मुराद है 4 से ग्रेटर 5, 6, 7, 8 और 9, ये नंबर्स हैं। जबकि जो क्वेश्चन है उसमें 4 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। बीटा में बात करता है एक्स बिलोंग्स टू रियल, नहीं बेटा ये रियल नंबर नहीं है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। उसके बाद क्यू, ये हमारे पास क्यू भी नहीं है, तो ये देखिए नेचुरल नंबर भी है और 4 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। याद रखिएगा अगर लेस देन आर इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कहते हैं तो बजाते 4 भी शामिल है और 10 भी शामिल है और दरमियान वाले भी सारे शामिल होते हैं। ओके, तो इससे मुराद हमारे पास आंसर जो बनेगा इसका डेल्टा आंसर बनेगा। ओके जी, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है टेबलर फॉर्म ऑफ द सेट, टेबलर फॉर्म बतानी है। एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, एक्स जो है बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल है। स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लगाते हैं। अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, वो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता, वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था कि अगर n बिलोंग्स टू हमारे पास इर्रेशनल होगा, शर्त है n जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब 2 बेटा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रैशनल नहीं है बल्कि इर्रेशनल है। तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमारे पास रैशनल नंबर, तो इसका आंसर बेटा जो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो उसका आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आता है। ओके, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, इफ़ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इंटीजर बेटा कौन से होते हैं, इसमें कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लेस देन 4। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम एक रियल लाइन ड्रा करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर -3 है तो इससे पहले -2 होगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1 भी होगा, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। अब क्वेश्चंस की डिमांड है कि इंटीजर है लेस देन 4, 4 शामिल नहीं है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो 4 है ये शामिल, नॉट इंक्लूड, ये शामिल नहीं है। जब 4 शामिल नहीं है जबकि -3 शामिल है, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमारे पास टोटल इनकी तादाद की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास 7 है। जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। बेटा नॉट अ सिंगलटन सेट, ये देखो एक सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन है। ये भी हमारे पास एक सेट के अंदर एक फाई है, फाई को यहाँ पे हम एंगल कह सकते हैं, या मेन करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई अगर एक और भी करली ब्रैकेट आ जाए, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि बीटा ऑप्शंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखें ये मेन और इसके अंदर फिर एक एम्प्टी सेट। अब ये हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाता है। अब एक्स सदज एक्स बिलोंग्स टू प्राइम, प्राइम की अभी मैंने बात की है कि ओनली हमारे पास एक ही क्या है यहाँ पे जो है वो 2 है, वो बिलोंग्स टू प्राइम है, और 2 ऑलरेडी बिलोंग्स टू इवन नंबर भी है। तो x बिलोंग्स टू इवन कर रहा है तो ये 2 जो है सिंगल 2 की बात हो रही है, तो ये भी सिंगलटन सेट है। तो इसका आंसर होगा नन। जो हमारे गिवन तीनों ऑप्शन है ये तीनों सिंगलटन सेट हैं। उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगलटन सेट। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एक सेट हमें दिया गया है, तो बेटा याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ इसकी डिस्कशन में। अगर कोई सेट हमारे पास ए है जिसका ऑर्डर n है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, 2 की पावर n। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर
सबसेट्स की तादाद कितनी होती है, वो 2 की पावर n में से एक माइनस कर देते हैं। जो इट्स सेल्फ होता है ना सेट, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो सिर्फ सबसेट कहते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं कहते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कंटेनिंग आर एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पे फार्मूला लगता है एन कम्बिनेशन आर, ठीक है, इस पे कम्बिनेशन का हम फार्मूला लगाते होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ तादाद बतानी है, तो बेटा देखें टोटल सबसेट की तादाद कितनी है, 2 की पावर 4 माइनस 1, तो आंसर इसका तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं यही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कहता हूँ कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स की तादाद कितनी होगी। यहाँ पे अगर मैं एक एमसीक्यू बना रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स ईच, हर उसमें जो है ना हमारे पास 3 एलिमेंट्स वाले कितने आपके पास सबसेट होंगे, तो टोटल 4 हैं। 4 कम्बिनेशन 3, 4 में से 4 कम्बिनेशन 3 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो वो हमारे पास 4 ऐसे सबसेट होंगे जिनमें एलिमेंट्स की तादाद 3 होगी। तो ये फार्मूला न्यू है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये वैसे 7th चैप्टर में हम फार्मूला पढ़ेंगे कम्बिनेशन के फार्मूला में, लेकिन फ़िलहाल इसको हम इतने तक प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ओके जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपके पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, ठीक है बेटा। पहला एलिमेंट ए है और दूसरा ये विद करली ब्रैकेट्स ए और बी है, 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो पावर सेट में एलिमेंट की तादाद, तो बेटा ये भी हमारे पास फार्मूला है, किसी भी पावर सेट का जो ऑर्डर होता है वो भी 2 की पावर n ही होता है, 2 की पावर n होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, टोटल आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था। पावर सेट हो या सबसेट हो, बात एक ही है। पावर सेट में एलिमेंट्स की तरह देखिए, जो भी सबसेट्स होते हैं उसको फर्दर करली ब्रैकेट में बंद कर देने से ना, मतलब उसका भी एक सेट बना देते हैं, वो सेट हमारे पास पावर सेट कहलाता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट सेट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नेचुरल नंबर आपके पास होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि होल नंबर की बात करते हैं तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अगर हम इवन नंबर की बात कर लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इवन नंबर होगा जनाब 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। ऐसे सेट जिसमें 1 to 1 का रिलेशन हो, यानी कि देखो 1 का 0 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, 4 का 3 के साथ है, तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इक्वलेंट टू होल नंबर, होल नंबर जो इक्वलेंट टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो इक्वलेंट है वो हमारे पास इवन नंबर है, और इवन नंबर ऑड नंबर, यानी कि जिसमें 1 to 1 का रिलेशन पाया जाए वो इक्वलेंट सेट होते हैं। तो बेटा रियल में कोई भी हमारे पास नंबर्स 1 to 1 का रिलेशन नहीं पाया जाता, लिहाजा ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें 1 2 3, 1 का ए के साथ रिलेशन, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, तो ये हमारा आंसर वैलिड है। बाकी इसमें 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, डी वाला तो इसके साथ कोई है नहीं, लिहाजा हमारे पास इसका आंसर बीटा होगा। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी देखो यार, पिंक पेज मैं आपके लिए लेके आता हूँ। कल ऐसे करेंगे कि आपका पिंक के बजाय थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। उसकी सिंपल सी वजह है कि भाई पिंक पेज भाई साहब के पास मुझे मिले नहीं, जिस शॉप वाले से मैं लेता हूँ उसने कहे वो तो ख़त्म हो गए, तो मैं ब्लू कलर में पेज ले आया। तो कल हम ब्लू कलर पे ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
हाँ भाई, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर ए बी के इक्वल है तो यकीनी बात है ए यूनियन बी का आंसर ए आएगा या बी आएगा। इंटरसेक्शन का आंसर भी ए आएगा या बी आएगा। जब दोनों ही आपस में इक्वल हैं तो ये हमेशा, अब इक्वल हैं तो इसी को ही मैं आगे देख लूँ। तो अगर ए को मैं यहाँ रहने देता हूँ और बी को यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ तो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन चूंकि सेट की बात हो रही है तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ए भी दुरुस्त है और बी भी ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा चार्ली, बोथ ए एंड बी। ओके जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है 12 क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी है कि ए यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी के। अब इसमें देखें ए दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये बात जहन में रखिएगा। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, इसका मतलब है बी और सी आपस में इक्वल होंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो बी इक्वल टू सी, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ए के इक्वल है, यहाँ भी सेम वही बात है, ए के इक्वल है और बी और सी आपस में इक्वल होंगे। तो आप सामने देख सकते हैं कि रिजल्ट में बी इक्वल टू सी हमेशा इक्वल होता है। मतलब इस पे जो हमारे पास एक रूल लगा है, अगर रूल डिस्कशन में पोर्शन में जाते हैं तो रूल ये होता है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, कम्यूटेटिव ओबे करता है हमेशा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये भी हमेशा, ये दोनों एक लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ हैं, ऑलवेज होल्ड, ये हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ है, यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ है। जो सेम है वो तो सेम है, जो सेम नहीं है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ओके, थोड़ा डिस्कशन में मैं लग रहा है कि भाई थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है कि हमारे बस में ना हो। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो भाई साहब ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? यार देखो, जहाँ सेट गिवन नहीं होते ना तो कंडीशंस को फॉलो करते हैं वेन डायग्राम के ज़रिए। कोशिश कीजिएगा वेन डायग्राम जो है ना उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, वेन डायग्राम में क्वेश्चन को हम आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो भाई आप वेन डायग्राम को लाजमी इसमें देखिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, बिल्कुल बेटा देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना कुछ हमारे पास जो शेडिंग रीजन है दैट इज़ जो मैंने शेड कर दी है, इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कि बिल्कुल 5 इक्वल नहीं है। पहली बात तो दुरुस्त है, वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, बिल्कुल ये बात तो सही है। ए सबसेट ऑफ बी, हाँ बेटा ए बी का सबसेट नहीं है और ना ही बी ए का सबसेट है बेटा, ओवरलैपिंग है। तो ये दोनों कंडीशन इस पे आ जाती है। मतलब पहली तो वेरीफाई हो रही थी, लेकिन पहली के साथ ये भी ज़रूरी कंडीशन है जो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? चार्ली आंसर आएगा। ठीक, हम चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चंस पे। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन को मैंने एक ही पेज पे लिख दिया, 14 और 15 को। जी, यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, इवन सेट्स एंड ओ ऑड सेट्स, देन इवन एंड ऑड आर। बेटा देखो इवन सेट कौन से होते हैं? अच्छे बच्चों के जैसे बताओ, 0 हो गया, +-2 हो गया, +-4 हो गया, अप टू सो ऑन। ऑड हमारे पास क्या होते हैं? +-1, +-3, +-5। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर डिसजॉइंट सेट होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। रही बात कि भाई ये ज़ीरो भी इवन में शामिल है, तो यार ये तो सिंपल सी बात है, आप खुद कहेंगे यस सर है, क्योंकि इवन में अगर हम इवन को ऐड करें तो इवन आता है। इसी तरह अगर ज़ीरो में मैं 2 को ऐड करूं तो 2 आंसर आएगा, 2 इवन है। तो ये एक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और प्लस माइनस तो हो सकते हैं भाई, ये तो कोई मसला नहीं है।
इवन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इवन नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम कहते हैं दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो बेटा ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है भाई, ओवरलैपिंग कह रहा है तो ये देखो जनाब, हम इसको बना लेंगे। ये आ गया ओवरलैपिंग सेट ए और बी। भाई साहब कहा ना कि आप वेन डायग्राम को तैयार कर लें, आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ए में से बी को निकाल दो, तो बेस भाई साहब ए में से बी को निकाल दोगे तो बाकी जो पोर्शन शेड मैं कर रहा हूँ ये आपके पास आ जाएगा। ए में से बी को निकाल के ये शेडिंग रीजन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या एन ए में से एन बी निकाल दो इसके इक्वल है? नहीं यार, एन ए में से ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ना उसको हम निकाल रहे हैं। बी वाली कंडीशन कंपलसरी नहीं है कि पूरे के पूरे बी को भी आप उठा के फेंक दो। अब हम बात कर लेते हैं एन ए माइनस बी। एन ए में से यूनियन निकाल दो। नहीं बेटा, यूनियन तो सब कुछ ही कि यूनियन में तो ए भी ये भी शामिल होगा, सब कुछ तो एम्प्टी सेट आएगा। आंसर ये कब आएगा? जब ए में से ये दरमियान वाला पोर्शन, भाई साहब बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, ये दरमियान वाला पोर्शन इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए चार्ली ऑप्शन में कि ए माइनस बी जो होगा, ए सेट में फिर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दिया। ए सेट में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था उसको हमने निकाल दिया, तो बाकी जो बच जाएगा वो ए माइनस बी होगा, क्योंकि बी वाला पोर्शन हम निकाल देंगे। बी वाला पोर्शन जो ए में था वो जस्ट यही इंटरसेक्शन वाला था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने बलोच सर को परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।